हाँ, संस्कृत विद्या चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब हम चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। गीतम सस्वरम, पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गा करके सुनाना है। गाने के लिए आपको प्रयास करना है। मैं एक बार इस गीत को गा कर सुनाऊंगा और आप लोग अपने आप उसके बाद प्रयास करेंगे और गा करके सुंदर स्वर में गा करके सुनाएंगे। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैवयानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हंस पशव परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। ये पहले प्रश्न में सस्वर गाने के लिए कहा गया था, तो मैंने गा करके आपको सुनाया है। अब आप लोग भी इस प्रकार से गाने का प्रयास करेंगे। फिर अब आया दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पदेन, एक शब्द में उत्तर देना है। एक पदेन वाले प्रश्न है। एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक पद में लिखने का मैंने आपको तरीका बताया है पहले। वही तरीका यहाँ पर जो भी प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द को हम रेखांकित करेंगे, फिर उसमें उत्तरवाचक शब्द लिखेंगे। जब एक पदेन लिखना होगा तो हम सिर्फ उत्तरवाचक शब्द लिखेंगे, और उसी को जब पूर्ण वाक्य में लिखना होगा तो प्रश्नवाचक शब्द की जगह में उत्तरवाचक शब्द लिख करके पूरी पंक्ति उतारेंगे, तो पूरा वाक्य में भी उत्तर हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए। क में स्वकीयं साधनं किं भवति। यहाँ पर किम प्रश्नवाचक शब्द है और इसको रेखांकित करना है, और किम की जगह लिखना है बलम। किम की जगह बलम लिखना है। तो इस तरह से यह उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न, पथि के विषमा प्रखरा। मार्ग में कौन से विषम और प्रखर हैं, क्या कठिनाइयां हैं। तो यहाँ पर के प्रश्नवाचक शब्द है और इसको रेखांकित करेंगे प्रश्नवाचक को, फिर उसकी जगह लिखेंगे पाषाणा। पाषाणा, पाषाणा माने पत्थर, नुकीले पत्थर। फिर ग में हम आ रहे, सततम किम करणीयम। हमें लगातार क्या करना चाहिए। सततम, सततम लगातार, कंटिन्यू, हमें क्या करना चाहिए। तो किम यहाँ प्रश्नवाचक है, इसकी जगह लिखना है हमें ध्येय स्मरणम। ध्येय स्मरणम। स्मरणम, ध्येय माने अपने लक्ष्य को। जब हम कोई काम करने चलते हैं, कोई भी काम सफलता की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाधा विघ्न तो आएंगे।
लेकिन बाधा विघ्न से डर करके हम मुड़ गए तो हमारा लक्ष्य वहीं समाप्त हो जाएगा। तो हमें अपने लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए। ध्येय माने हमारा उद्देश्य वह है, ध्येय हमारा जो टारगेट है वह क्या है, उसको हमें स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, तभी हमारे अंदर साहस आ सकता है और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद घ में एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचनाकार कौन है? तो पाठ के सबसे शुरू में दिया हुआ है रचनाकार, उनका नाम है श्रीधर भास्कर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये रचनाकार है इस गीत के। अब अंगा में देखेंगे स कीदृश कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर कीदृश इसको रेखांकित करेंगे, प्रश्नवाचक है, उसकी जगह लिखेंगे राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द की जगह में जब हमने उत्तरवाचक शब्द लिखा, और परीक्षा में भी हम यही उत्तरवाचक शब्द एक ही शब्द लिखेंगे क्योंकि एक पदेन दिया हुआ है। लेकिन इसी प्रश्न को अगर एक वाक्येन दिया रहेगा तो प्रश्नवाचक शब्द की जगह में इस उत्तरवाचक शब्द को तो लिखेंगे, उसके बाद पूरी पंक्ति उतारेंगे तो एक वाक्येन उत्तर भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न हमारा समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषात क्रियापदानि चित्वा, क्रियापदों से, क्रियापदानि चित्वा, आप लोग मंजुषा देखेंगे, यहाँ पे मंजुषा दिया हुआ है, रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी शब्द आपको अपनी ओर से नहीं लगाने हैं, मंजुषा में दिए हुए हैं, उन्हीं शब्दों से हमें रिक्त स्थान भरना है। जरा उदाहरण के तौर पर एक दिया हुआ है, यथा त्वं पुरतः चरणम निधेहि। त्वं पुरतः माने सामने, चरणम निधेहि चरण रखो, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम देखेंगे क में क्या है। त्वं विद्यालयम, त्वं विद्यालयम चल, मंजुषा से शब्द लेना है, त्वं विद्यालयम चल, त्वं विद्यालय चलो। उसके बाद ख में राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति मने प्रेम रखो, विधेहि मने रखो, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। मह्यम जलम, मुझे जल, क्या आएगा, देही दो, मुझे पानी दो, मह्यम जलम देही। फिर घ में मूढ़ धनागम तृष्णाम जहीहि, 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 मूढ़ माने मूर्ख, हे मूर्ख, धनागम तृष्णाम, धन के आगमन का जो तृष्णा है, लालच है, जहीहि, उसे त्याग दो, क्योंकि यह कभी, इससे कभी मन नहीं भरेगा, उसे त्याग दो। अंगा में देखेंगे हम गोविंदम, गोविंद कौन है, भगवान कृष्ण, भगवान, तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंद को भजो। और च में, च का देखेंगे सततम ध्येय स्मरणम,
लगातार ध्येय बने, अपने जो टारगेट है, अपना उद्देश्य है, उसका स्मरण कुरु। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार ध्येय स्मरण करो। इस प्रकार से यह तीसरा प्रश्न हमारा समाप्त होता है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथे प्रश्न में उचित कथनानम समक्षम आम, अगर कथन उचित है तो आम लिखना है, और कथन अगर अनुचित है तो ना लिखना है। ठीक है, तो इसको हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं, आम न लिखत। आम और न लिखो, लेकिन आम और न कहाँ लिखेंगे? आम का मतलब हाँ, और न का मतलब नहीं। कथन अगर उचित है, सही कहा गया है तो आम लिखना है, और गलत कहा गया है तो न लिखना है। जरा देखिए, क निज निकेतनम गिरि शिखरी अस्ति, अपना निकेतन घर गिरि शिखर में है, पर्वत की चोटी पर है। तो यहाँ कविता में तो ऐसा कहा गया था, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, सबसे पहली पंक्ति है, तो इसको लिखेंगे हम आम। आम। और ख में स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारी जो ताकत है, हमारा जो बल है, हमारे विकास में, हमें आगे बढ़ने में बाधक है। ऐसा हो सकता है कभी? तो इसको न लिखेंगे। हमारी ताकत हमारे लिए बाधक कैसे होगी? न। और ग में देखेंगे, पथि हिंसा पशव न संति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, यानी कि कोई कठिनाई नहीं है, ऐसा कहा गया है, जबकि हिंसक पशु हैं। तो इसको लिखेंगे हम न। घ में गमनम सुकरम अस्ति, जाना बड़ा आसान है, किसी भी मंजिल को प्राप्त करना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है, आसान नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम ना। और अंगा में सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना है, बिल्कुल सच है, आगे ही चलना है, तो इसको लिखेंगे हम आम। तो इस तरह से ये उत्तर बनते हैं, क में आम, खा में, ग में, और घा में नाना, और आंगा में आम। इस तरह से उत्तर बनेंगे। अब ये चौथा प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अब पांचवा प्रश्न, चौथे प्रश्न में आ, वो चौथा प्रश्न अ था, और चौथा प्रश्न आ। चौथा प्रश्न आ, इसको हम अभी करेंगे। इसमें कहा गया है, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुतः। वाक्य रचनाया, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुतः। यानी कि यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, वो देखने में मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन उनका अर्थ भेद है, अर्थ की दृष्टि से अलग अलग हैं। तो ऐसे वाक्य बनाइए जिससे उनके अर्थ अलग अलग पता लग जाए। अब आप देखेंगे, परितः
परितः क में, फिर पुरतः। परितः का मतलब है चारों ओर, और पुरतः का मतलब है सामने। अलग अलग हो गए अर्थ, एक परितः है एक पुरतः है, लेकिन अर्थ एक चारों ओर, दूसरा है सामने। अब चारों ओर, ग्रामम परितः जलम अस्ति। गांव के चारों ओर जल है, जल भर गया है। सामने पुरतः बने सामने, विद्यालयम पुरतः उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने उद्यान है, उद्यान मतलब बगीचा, विद्यालय के सामने उद्यान है। इस तरह से परितः और पुरतः दोनों शब्दों में अर्थ और वाक्य पूरा हुआ। अब ख, ख में क्या है? नगः। एक नगः है, दूसरा नागः। देखिए, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन कितना अर्थ भेद है। नगः माने पर्वत, और नागः माने, नागः माने सर्प। आप वाक्य बनाएंगे, हिमालय महान नगर अस्ति। हिमालय महान माने बहुत बड़ा, पर्वत है, नगः है, सर्प, नागः। अब इसको देखेंगे, अत्र एकः नागः तिष्ठति। अत्र एक नागः तिष्ठति। इस प्रकार से नाग और नाग, पर्वत और सर्प, इनके वाक्य बने। अब ग में है आरोहणम, आरोहणम, और दूसरा अवरोहणम। अवरोहणम, आरोहणम का मतलब है चढ़ना, अवरोहणम का मतलब है उतरना। अब यहां पे लिखेंगे वाक्य, पर्वत आरोहणम। पर्वत आरोहणम संधि भी कर सकते हैं, पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति अथवा कठिनम अस्ति। पर्वत आरोहणम कठिनम अस्ति, पर्वत पर चढ़ना कठिन है। एक वाक्य बना। अवरोहणम पर्वतात अवरोहणम,
पर्वतात् अवरोहणम कठिनम न अस्ति। अब आरोहणम चढ़ना, पर्वत आरोहणम कठिनम अस्ति। पर्वतारोहणम, पर्वतारोहण शब्द आपने सुने हैं तो कठिन है, और अवरोहणम उतरना, पर्वतात् अवरोहणम कठिनम नास्ति। उतरना, पर्वत से उतरना कठिन नहीं है। इस तरह से ये वाक्य बन रहे हैं। अब अंतिम वाक्य की ओर हम चल पड़े हैं। फिर आया घ में, घ में आया विषमा। विषमा और समा। विषमा समा। विषमा का मतलब असमान, असमान। समा का मतलब समान। मार्गे विषमा पाषाण सन्ति। मार्ग में विषम यानी असमान पाषाण है, उबड़ खाबड़ अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं। समान राजमार्ग, राजमार्गाः प्रायः समा भवन्ति। राजमार्ग प्रायः, जो नेशनल हाईवे है उसको राजमार्ग कहते हैं, प्रायः समान होते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हमारा पूरा होता है। ये चौथा प्रश्न। अब हम पांचवा प्रश्न करेंगे। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, मंजुषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अव्ययपदानि चित्वा, मंजुषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि, रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा से शब्द लेना है, अव्यय शब्द, और रिक्त स्थान भरना है, खाली जगह भरना है। तो सबसे पहले क में विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति पुरतः। विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालय के सामने एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है, बगीचा है। सत्य जयते एव, सत्यम एव जयति, सच की हमेशा जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया। तो यहाँ पे खलु आएगा। घ में
स यथा चिंतयति तथा आचरति, तथा आएगा, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। फिर अंगा में ग्रामम परितः आएगा, वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो चारों ओर के लिए परितः, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। च विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन वृथा है, बेकार है। तो विद्याम बिना, ये सारे शब्द मंजूषा में मिलेंगे आपको। और उसके बाद छ सदा भगवंतम भज, भगवंतम भज दिया हुआ है, रिक्त स्थान में आएगा सदा, यानी कि हमेशा भगवान को भजो, याद करो, ये दिया हुआ है। ये पांचवा प्रश्न हुआ पूरा। अब छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में विलोम पदानि योजयत, विलोम पदानि योजयत, योजयत का मतलब है जोड़ना, यानी विलोम पद के जोड़े बनाइए। तो पुरतः, इसका क्या आएगा, पृष्ठतः, पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे से। स्वकीयम, स्वकीयम का मतलब है अपना, निजी, और इसका आएगा परकीयम, परकीयम का मतलब दूसरे का। फिर भीति, भीति का मतलब डर, भय। अब भीति का विलोम क्या हो सकता है, भीति का विलोम साहसः, साहसः। फिर अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब प्रेम, जैसे देश प्रेम है तो उसका विलोम है विरक्ति, विरक्ति का मतलब प्रेम ना होना, लगाव ना होना, किसी से भी लगाव ना होना, विरक्ति।